Welcome students, KSIS Academy welcomes you all. Very late good evening. Today is 4th October and you must be tired after appearing for your PT 2020 exams. आज फिर से हम ये वीडियो फाइल आपको भेज रहे हैं। वीडियो फाइल भेजने का मेन मकसद हमारा ये है कि आज का जो क्वेश्चन है उसकी समीक्षा की जाए, इवैल्यूएशन किया जाए और मेरी कोशिश है कि कम से कम 50 क्वेश्चन का एक एनालिसिस कर ले ताकि आपको एक अंदाज मिल जाए किस तरह से क्वेश्चन को हल करना चाहिए। स्टूडेंट्स, KSIS Academy का ऑब्जेक्टिव या कहिए उद्देश्य यह है कि हमारा संस्था एक कंप्लीट सॉल्यूशन बने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग IAS और स्टेट सर्विसेज पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसमें भी स्टेट सर्विसेज में BPSC, झारखंड और उत्तर प्रदेश। बच्चों, ये इंट्रोडक्शन देने का महत्व ये है या इसका अर्थ ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज खास करके UPSC की परीक्षा में क्वालिफाई हो। UPSC सिविल सर्विसेज, UPSC सिविल सेवा, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ये एक जिंदगी और जीने का तरीका है और वही बच्चे क्वालिफाई करते हैं फाइनली जो अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हैं। इसका मतलब यदि विस्तार में बात किया जाए कि जो बच्चे IAS का एग्जाम जिनका जीवन का उद्देश्य है और जिनको लगता है कि वो IAS के लिए ही बने हैं, तो उनको इसी एग्जाम पे कंसंट्रेट करना चाहिए। हाँ, ये सच्चाई है कि हम लोग जॉब सिक्योरिटी के कारण स्टेट PCS की परीक्षा में भी पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो BPSC हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य स्टेट PCS एग्जामिनेशन। लेकिन बच्चों, यदि आप IAS का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट PCS तक ही आप अपने आप को लिमिट रखिए। हम बार बार ये कहते हैं कि यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो IAS के एग्जाम में मत बैठिए। उसकी वजह है 90% फैक्ट्स और अनुभव ये बताता है कि आपकी क्षमता में कोई कमी नहीं है, आपकी ताकत में कोई कमी नहीं है, आपके लगन में कोई कमी नहीं है, आपके कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। कमी है एक माहौल में, कमी है क्योंकि जहां जहां जैसे जैसे आप पढ़ते हैं वहां हमको यही देखने को मिला है कि बार बार यही कहा जाता है कि बच्चों हम ये पढ़ा रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन आएगा, और आपका ये हैबिट, आदत हो जाता है कि बना बनाया क्वेश्चन को ही सॉल्व करें। ये तरीका IAS के लिए नहीं लगता है।
इस तरीके से आईएएस क्वालिफाई करना नामुमकिन, इम्पॉसिबल सा हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि आईएएस बनने का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, वो है थिंकिंग एबिलिटी का। थिंकिंग एबिलिटी का बार बार आपको यह कहा जाता है बच्चों कि थिंकिंग एनिमल बनिए। समावेशन, संयोजन, कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन, आप जो तत्व पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसी को इस्तेमाल कीजिए, आप आईएएस क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आज का चर्चा हमारा 2 बिंदु पे रहेगा। पहला बिंदु ये रहेगा कि कौन सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया, दूसरा रहेगा कि कितना कट ऑफ जाएगा हर एक श्रेणी के लिए, और तीसरा हम लोग क्वेश्चन का समीक्षा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यदि क्वेश्चन का स्तर देखिएगा तो वो मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट तक था। मॉडरेट से लेकर वो डिफिकल्ट तक था, यानी समान से लेकर काफी मुश्किल प्रश्न भी थे। यदि हम लोग सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन करें, जो कि इसके बारे में चर्चा हम लोग एग्जाम से पहले भी कर चुके थे, तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री में, इतिहास में जो क्वेश्चन जो था वो ज्यादा एंशिएंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर के तरफ झुकाव था। मीन्स इतिहास में क्वेश्चन का झुकाव प्राचीन इतिहास और कला संस्कृति के तरफ ज्यादा था, और इसमें करीब क्वेश्चन जो आया था वो आपका 18 था। इकोनॉमिक्स या कहिए इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया, और वो था आपका 26। ज्योग्राफी से आपका 7 क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चंस केम फ्रॉम ज्योग्राफी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आपका क्वेश्चन 19 था। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आपका क्वेश्चन 19 था। पॉलिटी से क्वेश्चन आपका करीब 18, पॉलिटी से क्वेश्चन आपका 18 था। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन करीब 12 था। तो ये है बच्चों आपके पेपर का कि किस तरह से हर एक सब्जेक्ट में ये आपका पेपर विभाजित रहा। अब यदि हम लोग कट ऑफ की बात करें, और क्वेश्चन की समीक्षा के बाद जो इस साल का कट ऑफ जो है, आप कह सकते हैं कि इसको यदि हम लोग जनरल यदि SC ST OBC और EWS में
यदि हम लोग विभाजित करें तो जनरल का कट ऑफ 95 से 98 तक जाने की उम्मीद है। तो यदि जनरल कैटेगरी के बच्चे, यदि आपका 90 एंड अबव आपको लगता है कि आप स्कोर कर लेंगे, तो आप मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। यदि एससी में 81 से लेके 84 तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है, 84 हायर साइड, तो एससी के कैंडिडेट्स, यदि आपको लगता है कि आप 80 से ऊपर आपका मार्क्स आ जाएगा, तो आप भी जो है मेंस की तैयारी कर लीजिए। आपके पास सिर्फ 96 डेज ही बचा है। वही हम लोग एसटी की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो इसमें कट ऑफ है 76 to 80। और यदि हम लोग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में है 93 to 96। ओबीसी में है 93 to 96। और यदि ओबीसी श्रेणी के बच्चे जो ओबीसी श्रेणी में आते हैं, आपका भी यदि 90 से ऊपर आने की उम्मीद है, तो आप आईएएस मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास सिर्फ 96 डेज है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे, आपका यदि 93 से 95 में आप भी आते हैं, यदि आप 93 से 95 में आप भी आते हैं, तो आप लोग भी आईएएस मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास आज कल से यदि गिनते हैं तो 96 डेज होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की समीक्षा करते हैं। क्वेश्चन की समीक्षा करते हैं और हम लोग जो क्वेश्चन सेट ले रहे हैं वो है सेट सी। सेट सी हम लोग देखेंगे और कुछ इसके रिलेटेड जो हमारे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, उनको कुछ नोट्स दिया गया था। उस पे चूंकि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन था, तो आपके फेसबुक लाइव के अलावा उसका यूट्यूब पे वीडियो भी था, तो आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा समझने के लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो कि कुछ सेट है, जिसमें हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि बार बार हम ये भी कहते थे कि आपकी पढ़ाई की जो रणनीति होनी चाहिए, जो आपके आईएएस का प्रिपरेशन होना चाहिए, वो पीटी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आपका आईएएस का प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। और आप देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन जो बच्चे मेंस की क्लास करते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे स्टूडेंट बीपीएससी मेंस की क्लास भी किए हैं, उनको इसमें फायदा मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 लेते हैं। यदि बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हिंदी में क्वेश्चन है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। फर्टिगेशन, इसमें 2 बातें याद रखिएगा। फर्टिगेशन, सिंचाई, जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। निक्षालन, दूसरा जो वर्ड है वो है आपका निक्षालन। ठीक है, अब चलिए इसी को इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं। इसको यदि इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर।
फर्टिगेशन। फर्टिगेशन जो है, ये शब्द जो है बच्चों, फर्टिगेशन दो शब्द से बना है। फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, और दूसरा है इरिगेशन यानी सिंचाई। यानी उर्वरक हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैनुअली, हाथ से। फर्टिगेशन क्या है कि वो उर्वरक जो सॉल्युबल हो जाए पानी में, यानी सिंचाई के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही फिलहाल इसका अर्थ समझिए। तो फर्टिगेशन में आप देखेंगे इस क्वेश्चन के आधार पर कि कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन, यदि पानी बहुत ज्यादा अल्कलाइन है तो ऑब्वियसली उर्वरक जो है, फर्टिलाइजर जो है, उसको नियंत्रित करता है। तो ये आपका सही ऑप्शन है। रॉक फॉस्फेट यानी फॉस्फेट आपके पौधों को जरूरत है, उर्वरक का ये काम है। तो ये क्या है? उर्वरक जो पानी में घुला हुआ है। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उर्वरक क्यों डालते हैं आप, फर्टिलाइजर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि पोषक तत्व जो है पौधों में पहुंचते रहे। तो ये जो भी पोषक तत्व है ये फर्टिलाइजर के माध्यम से या फर्टिलाइजर जल में सॉल्युबिलिटी के माध्यम से प्लांट को, पौधों को पहुंचता है। तो ये बढ़ाने का काम करता है। कोई भी तत्व जो है, पोषक तत्व जो है पौधों को चाहिए, उसको ये बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए, रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स, नहीं, निछालन या लीचिंग का काम ये नहीं करता। इसका काम है बढ़ाने का, घटाने का काम या हटाने का काम ये नहीं करता है। तो ये ऑप्शन जो है, 4 ऑप्शन जो है गलत है। इसलिए बच्चों जो आपका सही ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो हम लोग पेपर सी कर रहे हैं। पेपर सी का पहला ऑप्शन का ए आंसर सही है। चलिए दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स। बेंटोनाइट, ये क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज। ये क्रोमाइट क्या है? ये क्रोमाइट है क्या? ये क्रोमियम, क्रोमियम प्लस आयरन है। ये कैनाइट, सिलिमनाइट। तो इसका सही आंसर है 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर सेट सी, सही ऑप्शन है आपका डी। सही ऑप्शन है आपका डी। सही ऑप्शन है बच्चों आपका डी। सही ऑप्शन है बच्चों आपका डी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एग्रीकल्चर सेक्शन है, एग्रीकल्चर सेक्शन है, हमारे बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो भली भांति इनको नोट्स मिल चुका है एग्रीकल्चर पे, कृषि पे, और इस तरह का क्वेश्चन बनाने में वो सक्षम है। जो बच्चे जो हमसे नहीं पढ़े हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आपको यदि यूपीएससी का कृषि वाला पोर्शन, हम तो ऐसे आंसर बता दे रहे हैं और जितना जल्दी हो सके एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं।
लेकिन यदि आप इसका एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक एग्रीकल्चर सेक्शन पे यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, आप देखेंगे कि 4 अगस्त 2020 से लेके 17 अगस्त 2020 तक यूट्यूब पे KSIS एकेडमी यदि आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो KSIS एकेडमी में 4 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक करीब 10 दिन से भी ऊपर कृषि पे मेंस से रिलेटेड क्लास चला था, और आप उसको पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये पूरे 100 क्वेश्चन में से टफेस्ट क्वेश्चन है। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। पूछा जा रहा है ओशन मीन टेम्परेचर पे। तो ओशन मीन टेम्परेचर जो है आपका, इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको कि SSCT कहते हैं, SST, सी सरफेस टेम्परेचर, यानी समुद्र के सतह पे जो तापमान है उसको, तो उसके तापमान के आधार पर भी आप वर्षा का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वो 40% तक वो सही होता है। इट इज देयर ओनली टिल 40%। बहुत सटीक जो है जानकारी आपको ओशन मीन टेम्परेचर से मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला स्टेटमेंट, इसमें ये आपका गलत है। 129 मीटर तक ये सही नहीं है। तो ये जो है, ये आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है, जनवरी मार्च में जो ओशन मीन टेम्परेचर निकाला जाता है, उसे बहुत हद तक आप फोरकास्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपके यहाँ बारिश की क्या स्थिति होने वाली है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये 2 सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 2 सही ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इस वीडियो से आपको जो है 4 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में सारा एग्रीकल्चर पे ही वीडियो है, कृषि पे वीडियो है, खरीफ और रबी फसलों पे वीडियो है, कॉटन पे है, जूट पे है, कॉटन पे है, सारा फसल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, उर्वरक पे दी गई है, फर्टिलाइजर पे दी गई है, फिर इकोनॉमिक सर्वे का डाटा के आधार पे उस पर डिस्कशन किया गया है। तो आपका सारा जो यूपीएससी पीटी में जो एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन है, आप यदि वो वीडियो को देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं कि अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है रासायनिक उर्वरक के बारे में बात कर रही है। At present, the retail price of chemical fertilizer is market driven and not administered by the government. जो पहला ऑप्शन है ये बता रहा है कि जो आपके रासायनिक उर्वरक है उसका दाम जो है बाजार तय करती है, नहीं कि सरकार। एकदम गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जो भी आपके यहाँ उर्वरक हैं भारत में, सारों का रेट जो है फर्टिलाइजर का सरकार ही तय करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस।
ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि अमोनिया जिससे कि यूरिया बनता है वो प्राकृतिक गैस से आता है, ये सही है। तीसरा ऑप्शन है सल्फर which is a raw material for phosphoric acid fertilizer is a byproduct of oil refineries। माने ऑयल रिफाइनरी से जो आपका वेस्ट निकलता है उसका जो बाई प्रोडक्ट है उसी से आपका सल्फर का निर्माण होता है और इसी सल्फर से फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फोरिक एसिड बनता है, ये भी आपका सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका, जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है आपका 2 and 3, वो है आपका 2 and 3, वो है आपका 2 and 3। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क, मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किया जा रहा है जो कि आपके राजस्थान में है, ये आपके राजस्थान में है। और इसमें ऑप्शन नंबर 1 है इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि बच्चों ये 2 जिलों में विस्तृत है, ये सही ऑप्शन है क्योंकि ये 2 जिले जो हैं वो है आपके जैसलमेर और बाड़मेर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है, सही है जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। दूसरा ऑप्शन है आपका ये है बच्चों कि इसमें उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। कहने का मतलब दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि मानव इसमें रहते ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। भारत इतना आबादी वाला देश है कि 2 जिलों में यहाँ इस तरह के लोग नहीं रहे, यहाँ पे 500 गांव है बच्चों। तो ये ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? इट इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। ये ऐसी चिड़िया है जो सबसे भारी उड़ने वाली ये चिड़िया है। तो ये बच्चों जो है ये सही है। तो इसके आधार पे बच्चों हमारा सही ऑप्शन जो है वो है आपका 1 and 3। सही ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 1 and 3। सही ऑप्शन आपके क्वेश्चन नंबर 5 का 1 and 3। सेट सी सही ऑप्शन है 1 and 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा गया है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा गया है। अब इसको मैप में आप लोग बच्चों बहुत बार बना चुके हैं। ये है इंदिरा कोल, ये है इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल जो है इंदिरा कोल, और यहाँ पे आपका अक्साई चीन है, और यहाँ पे आपका ले है, यहाँ पे आपका गिलगिट है। तो क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? ईस्ट ऑफ अक्साई चीन। यदि अक्साई चीन के पूर्व में जाएंगे तो आप तो तिब्बत और चीन पहुंच जाएंगे। यदि आप ले के पूर्व में जाएंगे तो भी आप तिब्बत पहुंच जाएंगे। यदि आप गिलगित के उत्तर में नॉर्थ में जाएंगे तो अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। यदि आप
ये जगह है, लेह के नीचे ये जगह है, ये वाला जगह है, ये है नुब्रा घाटी, ये है नुब्रा वैली, ये है नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली के उत्तर में, नुब्रा वैली के उत्तर में ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। बच्चों वो वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें कि हम लोग सिंधु नदी, इंडस रिवर का जो लेह लद्दाख से जाते हुए आपके पाकिस्तान में कश्मीर होते हुए कैसे ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, कौन कौन सी सहायक नदी आपको मिलती है, तो नुब्रा घाटी का स्थिति जो है आपको क्लियर मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं थिंकिंग एनिमल। यदि आप थिंकिंग, बार बार हम यही कहते हैं कि एक टॉपिक को 10 बार रिवाइज कीजिए ताकि दिमाग खुलेगा, ताकि मन खुलेगा। लेकिन ये आदत हटा दीजिए, यही बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आएगा। ये गलत तरीका है पढ़ने का, ये गलत तरीका है पढ़ाने का, इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। बी अ थिंकिंग मैन, बी अ थिंकिंग एनिमल। यदि आप चले जाइए, आपके YouTube पे मेरा वीडियो है जिसमें कि इंडस रिवर का मैप दिया गया है कि कैसे कैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाती है और कौन कौन छोटी सहायक नदी उससे मिलती है, ट्रिब्यूटरीज मीट, और वहां पे आपको जो है मिल जाएगा नुब्रा घाटी कहां है। और नुब्रा घाटी के उत्तर में ही आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ये बच्चों क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चनों में से एक है, आसान क्वेश्चनों में से एक है। और जैसा कि एग्जाम से पहले भी हम बात किए थे, यदि आप जनरल कैटेगरी के भी स्टूडेंट हैं तो 50 क्वेश्चन भी सही बना देंगे तो आपका बेड़ा पार है, आप मेंस कर लेंगे। लेकिन किस हद तक आप मेरी बात सुने, किस हद तक हमसे प्रभावित हुए, ये आपके ऊपर जानना है। बार बार इसी कहते थे कि अपने माहौल को सीमित कीजिए, क्योंकि हमारा ये प्रवृत्ति होता है कि आसान चीज की तरफ भागे। यदि हम कह रहे यही क्वेश्चन आएगा तो आप उसी में बैठ जाएंगे। यू वोंट बी अ थिंकिंग एनिमल। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए आगे, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेयर्स। भिलसा आपके मध्य प्रदेश में है, ये सही है। द्वारा समुद्र कहां है? ये आपके कर्नाटक में है, ये आपके कर्नाटक में है, तो ये गलत है। गिरनर गुजरात में है, ये सही है। और स्थानेश्वर ये कहां है? ये हरियाणा में है बच्चों। आप मेडिवल इंडिया का वो लॉकडाउन का सेट निकाल दीजिए जिसमें कि इस जगह का बार बार हम लोग जिक्र किए हैं। तो सही ऑप्शन 1 है, सही ऑप्शन 3 है। तो सही ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है बच्चों? ए है। सही ऑप्शन आपके क्वेश्चन नंबर 7 का ए है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 8 पे जो क्वेश्चन है केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण पे, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण जिसको कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कहते हैं, ये इसमें ये बात की गई है कि 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल, है ना। इसमें यह बात की गई है कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया गया है। ये गलत है। कम से कम 120 डिस्ट्रिक्ट है भारत में, तो ये जो है ये गलत हो जाता है। दूसरा है कि CGWA का निर्माण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत
हुआ, ये सही है बच्चों, ये हुआ था 1986 में, है ना। और तीसरा, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, है ना, ये आपका सही है। हम लोग यदि एग्रीकल्चर में आप किए होंगे तो ये स्टेटमेंट ऐसा ही के ऐसा ही आपको नोट्स में भी लिखाए थे, आपको बोले भी थे, आपको पीडीएफ भी किए थे, आपको मेल भी किए थे, तो ये आपका सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है बच्चों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन 2 और 3 है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका ये क्वेश्चन आप लोग सही बताना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का श्रेय जो जाता है हमारे ही बच्चों पे जाता है, या तो अर्चना या तो अमरिंदर। इस क्वेश्चन से हम लोग ये क्वेश्चन पूछे थे हमसे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का, jet streams occur in the northern hemisphere only. Jet streams occur in the northern hemisphere only. ये क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। हम लोग बात किए थे बच्चों कि ये जेट प्रभाव आपके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में होते हैं, तो ये आपका गलत है। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ये आपका सही है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई नहीं होता है, तो ये सही है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, ये जो है सबके लिए सही नहीं है, ये सबके लिए बच्चों ये सही नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा ये आपका जो है यदि सबके लिए सही नहीं है तो सही स्टेटमेंट जो है आपका सी है, दैट इज 2 ओनली। तो 9th का सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7। 9th का जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 9 का सी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। Question number 10. Among the following tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? सबसे ज़्यादा जो है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्रांतिक बाघ आवास कहाँ पे है, किसमें है बच्चों? तो कॉर्बेट में नहीं है, ये छोटा है, रामथाम्बोर में भी नहीं है, सुंदरवन को तो नोटिफाई ही नहीं किया गया है, तो सही आंसर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है सी। तो चलिए बच्चों थोड़े देर के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।